हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी एस्टेट साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है और सीबीएसई 11 साइकोलॉजी का सिलेबस हम कवर कर चुके हैं जो कि हमारे एस्टेट में आएगा। आज की सीरीज में हम बात करेंगे स्पेशल सीरीज ए जो कि 12th से है और इस सीरीज में यानी कि इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल मैंने इम्पोर्टेंट लाइंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन करे हैं जो कि आपकी साइकोलॉजी एस्टेट में आने की पूरी संभावना है, या ये कह लीजिए कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल सीरीज ए, जिसमें हम चैप्टर 1, 2, 3 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कि किसी को असेस करना, निरीक्षण करना, जांचना, इवैल्यूएट करना। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, यानी किसी भी मनोवैज्ञानिक एट्रीब्यूट को, गुणारोपण को, गुणों को नापने के लिए, एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो है असेसमेंट। फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड। कह लीजिए कि फॉर्मल असेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ चीज़ें फॉलो की जाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होता है। हैफेजार्ड मैनर में वो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिसका जहाँ से मन किया वहीं से क्वेश्चन पूछ ले, वहीं से असेसमेंट स्टार्ट कर दें, नहीं, इसका एक तरीका होता है। दूसरी बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की। Informal assessment varies from case to case and from one assessor to another. So it is open to subjective interpretations. देखिए, it is just opposite to formal assessment. इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है केस टू केस कि कैसा केस है, और एक एग्जामिनर से दूसरे एग्जामिनर पर भी ये डिपेंड करता है, ये डिफर करता है, ये वेरी करता है कि सबका अपना अपना इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का एक तरीका होता है। हो सकता है एक स्टूडेंट को, एक सब्जेक्ट को मैं जिस ढंग से इवैल्यूएट कर रही हूँ, असेस कर रही हूँ, दूसरा उसको अलग तरीके से इवैल्यूएट करे, कुछ अलग मार्क्स दे। मतलब हम दोनों की असेसमेंट में, हम दोनों की जजमेंट में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। सो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज सब्जेक्टिव। साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस अ सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स to evaluate abilities, behavior and personal qualities of individuals. देखिए, मनोवैज्ञानिक जो असेसमेंट है उसमें हम कुछ सिस्टमैटिक तरीके यूज करते हैं और एबिलिटीज को, व्यवहार को, पर्सनल जो क्वालिटीज हैं उनको हम चेक करते हैं। अब आगे बात करते हैं लाइन। लाइन क्या है? लाइन, इट इज अ मेयर एग्रीगेट ऑफ मैनी पॉइंट्स। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं, या बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके या मिला जुला के लाइन बनती है। इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस क्या चीज है? इट इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमता, बुद्धि हम कह सकते हैं कि आप कितना ग्रहण करते हैं, कितना परसीव करते हैं, या आपके परसीव करने की कितनी ताकत है, सीखने की क्या ताकत है, सीखने की क्या एबिलिटी है, कितना आप जल्दी समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। आगे बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। देखिए, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं और उन्हीं से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रही हूँ। और कुछ चीजें हो सकता है मैं डिस्कस ना करूं, लाइन आपको एज इट इज पढ़नी है, समझनी है, रटनी है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। इसमें 2-3 तरह की थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है साइकोमेट्रिक अप्रोच,
इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज एंड expresses individual's performance in terms of single index of cognitive abilities. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है एक इंडिविजुअल की क्षमताओं का मिला जुला रूप है और वो इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करता है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर हम उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करें तो इसी के बारे में इस अप्रोच में कहा गया है। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस इज पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलिजेंस इज प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो आपके कल्चर पे भी डिपेंड है, यानी कि आपके कल्चर का एक प्रोडक्ट कहा गया है, उसको एक आउटकम कहा है, एक आपके कल्चर में आप क्या सीखते हैं उसका रिजल्ट कहा है। कितने अच्छे ढंग से लोग रीजनिंग करते हैं, लॉजिक के साथ कम आउट होते हैं किसी रिजल्ट पर, और कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। आगे है ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राई मीन्स थ्री आर्क। यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ने इस थ्योरी में 3 आर्क बताए गए हैं। सबसे पहले कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसको उन्होंने एनालिटिकल भी कहा है। दूसरा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसको इन्होंने क्रिएटिव बोला है। एंड थर्ड जो आर्क है वो है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, जिसको इन्होंने प्रैक्टिकल कहा है। यानी कि तीनों के दूसरे नाम भी इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले जान लेते कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी कि एनालिटिकल। इसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी नॉलेज को गेन करना, सीखना या ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना। दूसरा है हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड है कि आप कितने अच्छे से डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला कंसेप्ट इसमें आता है। एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट, मतलब आप क्या परफॉर्म करते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप फर्दर क्या डिसीजन लेते हैं। सेकंड यानी कि एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव, आप कितने अच्छे ढंग से किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, कितना क्रिएटिव आइडियाज आप देते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने में, किसी चैलेंज से बाहर आने में। थर्ड इज कॉन्टेक्सचुअल यानी कि प्रैक्टिकल, डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑन डेली बेसिस एंड नोन एज स्ट्रीट स्मार्टनर्स और बिजनेस सेंस, सक्सेसफुल इन लाइफ। तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा यही है, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच। बीते हुए के बारे में या आगे आने के बारे में ये नहीं सोचते हैं। इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट आप चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको कितने अच्छे ढंग से आप सॉल्व करते हैं, आप कितने अच्छे ढंग से फेस करते हैं, यानी डेली बेसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनसे आप कैसे डील करते हैं। और इसीलिए इसको स्ट्रीट स्मार्टनर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही खास पॉइंट है। अगर आ जाए कि स्ट्रीट स्मार्टनेस किसने कंसेप्ट दिया है तो आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कह सकते हैं, या ट्राई आर्किक थ्योरी में कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम स्ट्रीट स्मार्टनर्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो है कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल। और इसको बिजनेस सेंस अगर कहीं पॉइंट आ जाता है तो भी आपको यही क्लिक करना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इसमें सेल्फ के बारे में बताया गया है, इसमें सेल्फ का डिस्कशन किया गया है। सेल्फ एज ए सब्जेक्ट क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट क्या है। सेल्फ एज सब्जेक्ट, हु डज समथिंग, यानी कि जो कुछ करता है। एग्जाम्पल, आई एम ए डांसर और एक्टर। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ऐसा ही है यहाँ पर भी, सब्जेक्ट यानी करने वाला, कर्ता। नेक्स्ट इज सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, हु गेट्स अफेक्टेड। एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंस यानी कि वैल्यू, एज ए रिजल्ट, परिणाम, नतीजा। तो सेल्फ एज ए ऑब्जेक्ट क्या है, जो किसी चीज से प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम इन 4 एरियाज, यानी कि वो कौन कौन से एरियाज हैं, क्षेत्र हैं जहां पर सेल्फ एस्टीम का एप्लीकेशन होता है, या जहां पर हम कह सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है या उसका रोल है। सबसे पहले एकेडमिक कॉम्पिटेंस, देन सोशल कॉम्पिटेंस, देन फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंस, एंड फोर्थ वन इज फिजिकल अपीयरेंस। तो ये चारों एरियाज हैं
या ये 4 पॉइंट कहीं भी आ जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी से सेल्फ एस्टीम पे ही क्लिक करना है बिना कुछ सोचे समझे। अभी आगे बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी की, यानी कि सेल्फ एबिलिटी की। एबिलिटी यानी क्षमता, सेल्फ एफिकेसी यानी कि अपने आप से रिलेटेड आप में कितनी क्षमता है, आप कितने सक्षम हैं। तो एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट्स हाई सेल्फ एफिकेसी। आपकी क्षमता, व्यवहार एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में हाई सेल्फ एफिकेसी की डिमांड करती है। नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए, सेल्फ एफिकेसी का जो कंसेप्ट है वो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से आया है। आपने शायद सुना होगा बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, जिसमें इन्होंने बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डोल वाला। डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। आगे बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने आप को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर और ओन बिहेवियर। अपने आप का व्यवहार मॉनिटर करना, चेक करना, कहाँ आप क्या गलत कर रहे हैं तो अपने आप को करेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। एग्जाम्पल फास्टिंग। देखिए, व्रत करना, फास्ट करना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेल्फ कंट्रोल का। अपने संतुष्टि को, अपने सेटिस्फेक्शन को, प्लेजर को, ग्रेटिफिकेशन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, या आपकी क्या डिमांड है तो आप उस पे कैसे काबू पाते हैं, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। आगे बात करते हैं कल्चर एंड सेल्फ की। वेस्टर्न कल्चर बाउंड्री इज फिक्स्ड, डायकोटोमीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर, मैन एंड नेचर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बाउंड्री खींच दी है हमारे और दूसरों के बीच में, मैन एंड नेचर के बीच में, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में। डायकोटोमीज का मतलब होता है कंट्रास्ट, सेपरेशंस, ठीक है। और इस कंसेप्ट को उन्होंने बोला है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। सेल्फ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप, यानी एक को ग्रुप से अलग कर दिया गया है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। आपने देखा ही होगा, दे आर वेरी सेल्फिश, अपना अपना कल्चर, अपने अपने जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जितना हम इंडियंस घुलते मिलते हैं, एशियन पीपल घुलते मिलते हैं, इतना वो नहीं घुलते मिलते, इतना उनमें ग्रुपिज्म की भावना नहीं होती है, इतना वो घुलते मिलते नहीं है। और इसी कंसेप्ट को उन्होंने कहा है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कहाँ देखने को मिलती है, तो आप सीधा क्लिक कर सकते हैं वेस्टर्न कल्चर में। इंडियन कल्चर में, एशियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है। Just opposite to it, Indian culture is opposite to the Western and called as collectivistic approach. देखिए, collective as a whole, as a group, तो हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो कल्चर है वो हमें सिखाता है कि मिलजुल के काम करें। वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी हमारे भाई बहन हैं, हमें सबको मिलके रहना है, एक दूसरे की केयर करनी है। सेल्फिश नेचर हमारा नहीं है, यही हम बचपन से सीखते आए हैं। बड़े हमारे लिए पूजनीय है, रिस्पेक्टेड है। तो हमारी जो अप्रोच है दैट इज कलेक्टिविस्टिक अप्रोच। कार्ल जूंग पर्सनैलिटी थ्योरी, कार्ल जूंग की पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन है, उसे जान लेते हैं। इट इज कॉल्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल का मतलब है लॉजिकल, सिस्टमैटिक। ही क्लेम्ड देयर वाज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्किटाइप्स और प्राइमोर्डियल इमेजेस। आर्किटाइप्स का मतलब है मॉडल्स, क्लासिक्स, और प्राइमोर्डियल का मतलब है एंशियंट, प्राचीन। एग्जाम्पल गॉड एंड मदर अर्थ। बिहेवियरिस्ट, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज द रिस्पॉन्स। चलिए आगे थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 और 2 में इतना ही इम्पोर्टेंट है जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कुछ छोटा मोटा पॉइंट रह गया हो, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, बट मेरी कोशिश यही है कि चैप्टर में से जितना हो सके मैक्सिमम वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ बता दिया है। थर्ड चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इतना अच्छा नाम है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, यानी कि आप अपने जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे आप कैसे निपट सकते हैं, कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हैं।
स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। स्ट्रेस जो वर्ड है वो लैटिन स्ट्राइक्टस से लिया गया है, जिसका मतलब है टाइट और नैरो। स्ट्रेस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल। इट इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गिव्स एनर्जी, इंक्रीजेस ह्यूमन अराउजल, अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। देखिए स्ट्रेस क्या क्या कर सकता है। इससे आपके सर्वाइवल की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ये एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, यानी कि बिजली जैसा, करंट जैसा काम करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस आते ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, हमारे अंदर अराउजल बढ़ जाता है और कह लीजिए कि हमारी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ता है। हाँ दोस्तों, अगर हम इसको पॉजिटिव लें तो इसके बहुत फायदे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। स्ट्रेस, अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है। स्ट्रेस क्या है? कोई स्टिमुलस हमारे लिए आता है तो हम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कमेंट कर देता है, अगर हम उसको नेगेटिव नहीं लेते तो हम उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, या तो आप उसका जवाब दे दीजिए या फिर उसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर उस कमेंट के बारे में हम सारा दिन सोचते रहें, इसका मतलब स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाए, तो इससे हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये हमारी एबिलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। और स्ट्रेस, इट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन्स बेस्ट एसेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। देखिए ऑस्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जैसा ही वर्ड है, EU आगे लगा है इसके, स्ट्रेस के आगे EU लगा दीजिए तो ऑस्ट्रेस हो जाएगा। इट इज बिलीव गुड स्ट्रेस फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये अच्छा स्ट्रेस हमारे लिए माना गया है और इससे हम छोटे मोटे क्राइसिस यानी माइनर क्राइसिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो रिजल्ट है वो पीक पे चला जाए, बहुत अच्छा चला जाए। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। बाहरी जो स्ट्रेस के कारण है, बाहरी जो स्ट्रेस है, उनसे हमें कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज स्ट्रेन। लेजारस जी क्या कहते हैं, इन्होंने दो असेसमेंट दिए हैं, यानी कि 2 अप्रेजल के तरीके बताए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कहते हैं परसेप्शन ऑफ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। दूसरा जो तरीका है, यानी कि सेकेंडरी असेसमेंट ऑफ वंस कॉपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये सारे स्ट्रेस से ही रिलेटेड है कि हम कैसे मैनेज करें, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। कॉपिंग का मतलब है हैंडलिंग और मैनेजिंग। आगे बात करते हैं होम्स एंड राहे की। दे डेवलप्ड अ लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस। द स्केल इज प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल। इन्होंने स्ट्रेस को मेजर करने का एक स्केल बताया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है PSLES, यानी कि प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल। सिंह, कोर एंड कोर, इन्होंने इंडियन पॉपुलेशन के लिए एक क्वेश्चनर बनाया है, जिसमें कि 51 लाइफ चैलेंजेस बताए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सारे स्ट्रेस से रिलेटेड ही कंसेप्ट चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। किसी ने स्ट्रेस को मेजर करने का स्केल बनाया है, किसी ने क्वेश्चनर बनाया है। आगे बात करते हैं स्ट्रेस एंड हेल्थ। ड्यू टू स्ट्रेस एन इंडिविजुअल में सफर फ्रॉम स्टमक अपसेट्स, बॉडी एक्स, nausea, diarrhea and fever. Stress may be prolonged and may affect the health of an individual. देखिए दोस्तों, स्ट्रेस अगर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज यू स्ट्रेस फॉर अस, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, यानी कि हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगी, हमें चक्कर आ सकता है, हमें लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं। ये सब कुछ स्ट्रेस से ही हो सकता है। तो ज़्यादातर हम स्ट्रेस को नेगेटिव ही लेते हैं। कुछ भी छोटी सी बात हो जाती है, उसकी टेंशन ले लेते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रेस बनता चला जाता है। स्ट्रेस में भी प्रोलॉन्ग्ड अफेक्ट्स
फिजिकल हेल्थ एंड इम्पेयर साइकोलॉजिकल फंक्शन, यानी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग पे, हमारे साइकोलॉजी पे भी इसका फर्क पड़ता है, यानी कि फंक्शनिंग पे बुरा प्रभाव पड़ता है। फिजिकल एग्जॉशन यानी क्रॉनिक फटीग, वीकनेस एंड लो एनर्जी। मेंटल एग्जॉशन की बात करें, ड्यू टू स्ट्रेस इट में बी इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, यानी कि हेल्पलेस ऐसा हाई फील करेंगे, होपलेसनेस यानी उम्मीद ही छोड़ देंगे। एंड द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट। और ये तीनों जो कंडीशन है, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, तो इसको बर्नआउट भी हम कह सकते हैं। बर्नआउट वर्ड अगर आ जाता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एग्जॉशन, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल। Researchers estimates 51 to 70% role of stress is found in all physical illnesses। देखिए, जैसा कि हमने अभी बात की थी, 51 से 70% जो हमारी फिजिकल एलिमेंट्स हैं, फिजिकल जो इलनेसेस हैं, बीमारियां हैं, उनका कारण स्ट्रेस ही है। लेकिन स्ट्रेस को हम बीमारी नहीं मानते हैं दोस्तों। हम कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास खड़े हो जाते हैं, हम स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं लेते हैं। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन इसको मैनेजमेंट के तरीके अपने आप ही हम खोज लेंगे। तो स्ट्रेस आजकल की लाइफ सिचुएशन में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा कारण है। आगे बात करते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आर द एजेंट्स कॉजिंग फिजिकल इलनेस। पैथोजेंस वो एजेंट्स हैं, वो वायरस हैं, वो प्रतिनिधि हैं, कारण है, जर्म्स हैं जिससे कि फिजिकल इलनेस होती है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब है जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कोई जर्म्स आ जाते हैं, कोई वायरस हम पे अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं। कह लीजिए कि प्रतिरोधक क्षमता, हम उनसे फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं ड्यू टू WBC। WBC के कारण ही हम उनसे लड़ पाते हैं। एंटीबॉडी इंक्लूडिंग T सेल्स, B सेल्स एंड नेचुरल सेल्स। तो T सेल्स हेल्प करती हैं और B सेल का काम होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंड जो नेचुरल सेल्स हैं इनको साइटोटॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, इनको किलर सेल भी बोलते हैं, और इनका काम होता है फाइट अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर्स। जो वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है उसको किल करना, और ट्यूमर्स यानी कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको भी किल करना नेचुरल सेल का काम है। साइटोटॉक्सिटी इसको हम बोलते हैं, किलर सेल का ये काम होता है। आगे है कोपिंग। कोपिंग का मतलब मैंने पहले बताया था, यानी कि हैंडलिंग करना, मैनेज करना। तो कोपिंग क्या चीज है? इट इज डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के खिलाफ किस सिचुएशन में कैसे हमें रिएक्ट करना है, दैट इज कोपिंग, दैट इज हैंडलिंग, दैट इज मैनेजमेंट। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग डेवलप्ड बाय मेशनबॉम। मेशनबॉम ने एक टेक्निक बनाई थी जिसको उन्होंने कहा है SIT, यानी कि स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। इसका क्या काम है? इट रिप्लेसेस नेगेटिव एंड इररेशनल थॉट्स विद पॉजिटिव एंड रैशनल वंस, यानी कि जो हमारे अंदर नेगेटिव और इरिटेट करने वाली जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, उनको हमें पॉजिटिव और रैशनल थॉट के साथ कैसे बदलना है, यही ट्रेनिंग उन्होंने दी थी। यानी कि SIT का जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इनोक्यूलेट का मतलब है रेडी टू और टू प्रिपेयर, यानी कि प्रिपेयर करना। जैसे वैक्सीनेशन तैयार करते हैं वैसे ही इन्होंने एक टेक्निक बताई थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। अपने आप को समझ लीजिए कि इट इज अ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी, इट इज स्टडीड बाय कोबासा। पीपल विद हाई लेवल स्ट्रेस एंड लो इलनेस शेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कोबासा ने बताया है कि लोगों में 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खास तौर से जिन लोगों में हाई लेवल स्ट्रेस होता है या लो इलनेस होती है, उनमें ये गुण पाए जाते हैं, उनमें ये चरित्र पाया जाता है, उनमें ये 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, यानी कि 3C। तो 3C का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया? कोबासा ने। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है
कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज का कंसेप्ट किसने बताया? तो वो है कोबासा। दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हार्डीनेस के फ्री पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से हैं? तो आपको आंसर करना है कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस करना, खुद से वादा करना कि मैं सिचुएशन से कैसे हैंडल कर सकता हूँ। देन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, देन आपको चैलेंज को फेस करना है। हार्डीनेस का मतलब है साहस, सशक्तता, यानी आप कितने सशक्त हैं, आप कितने सक्षम हैं, आप में कितना साहस है सिचुएशन को हैंडल करने का, स्ट्रेस को हैंडल करने का। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है डिले यानी टाल मटोल करना। ये भी एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस को हैंडल करने का। पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू, हम क्या जानते हैं उसे करने की जरूरत है, यानी एक्टिवनेस और टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब है डिले, स्लोनेस, और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टाल मटोल करना। पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू। असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का मतलब है कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, एग्रेसिव सेल्फ अवेयरनेस। असर्टिवनेस का मेन मतलब है एग्रेसिव सेल्फ अवेयरनेस। आप कितने एग्रेसिव तरीके से अपने आप में अवेयर हैं, यानी जागरूक हैं। कहने का मतलब है यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस टू हैंडल द सिचुएशन। आगे बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है गैस, GAS, यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। और ये किसने बताया है? सेले ने। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो मेनली 3 स्टेजेस हैं। एक और स्टेज इसमें होती है जो कि मैंने मेंशन नहीं की है, अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। 4th स्टेज और है इसकी। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, अलार्म स्टेज और अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। तो सबसे पहले है अलार्म रिएक्शन। तो सबसे पहले है अलार्म स्टेज और अलार्म रिएक्शन। नॉक्शियस स्टिमुलाई और स्ट्रेसर लीड्स टू एक्टिवेशन और ऑर्डिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, इंडिविजुअल रेडी टू फाइट और फ्लाइट। सबसे पहली जो सिचुएशन है इसमें स्टिमुलस आता है और स्ट्रेसर्स यानी कि जो कारण है स्ट्रेस को डेवलप करने वाले, दे लीड टू एक्टिवेशन। ऑर्डिनल पिट्यूटरी जो कॉर्टेक्स सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और इंडिविजुअल तैयार हो जाता है भागने के लिए या लड़ने के लिए। यानी 2 कंसेप्ट है, या तो वो फाइट करता है, फाइट अगर वो फाइट नहीं कर पाता तो वहां से उस सिचुएशन से भाग जाता है, अपने आप को बचाता है। दैट इज अलार्म रिएक्शन। दूसरी जो स्टेज है दैट इज रेजिस्टेंस। इफ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, स्ट्रेस अगर लंबा हो जाता है तो कोशिश करता है हर कोई उसको रजिस्ट करने का, उसको रोकने का। अगर वो स्टेज क्रॉस हो जाती है यानी रजिस्ट नहीं कर पाते, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, एग्जॉशन। एग्जॉशन यानी कि अब वो कंट्रोल से बाहर है, यानी कि एग्जॉस्ट होने वाले हैं, यानी हमारा स्ट्रेस पे कोई कंट्रोल नहीं है एंड इट मे लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स। एग्जॉशन। रेजिलियंस आगे कंसेप्ट है, आगे वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। रेजिलियंस इंक्लूड 3 रिसोर्सेज, आई हैव, आई एम, आई कैन। देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आई हैव यानी सोशल एंड इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ, हमारे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी ताकत है। देन कम्स आई एम, इनर स्ट्रेंथ, जो सबसे खास जो ताकत है वो है इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर का आत्मविश्वास। देन आई कैन यानी कि इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप क्या कर सकते हैं। तो रेजिलियंस में 3 मेन रिसोर्सेज आर देयर, आई हैव, आई एम एंड आई कैन। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे सीरीज B के साथ, और जिसमें हम आगे के चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों सारी सीरीज जरूर देखना। एस्टेट साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है 100% यहीं से आएंगे, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर करते हैं। आज इतना ही। देखते सुनते समझते रहिए। कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन है
droppyfoki@gmail.com। अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है या मुझसे किसी बारे में डिस्कस करना है या कोई कमी है वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।